बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ हाजिर है। सिलसिला है हमारा ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom का उर्दू लाजमी का पर्चा किताब मखज़न अदब, उसका सवाल नंबर 5 अलिफ अशार की तशरीह, जिसमें आमतौर पर गज़ल के अशार तशरीह के लिए पेश किए जाते हैं। आज की गज़ल है फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल, जो हम आपके सामने तशरीह के लिए पेश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तलबात को हिदायत की जाती है कि वो किताब खोल के बैठें, अशार उनकी नज़रों के सामने गुजरने चाहिए और कागज़ कलम हाथ में रखें, ज़रूरी चीज़ें लिखते रहें। और उसके बाद हाज़री के लिए जो है वो कमेंट्स वाले हिस्से में अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लाजमी लिखें। ये जो वीडियो है ये उनकी ऑनलाइन क्लास का मुतबादिल है। तो हम शुरू करते हैं फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल। फ़िराक गोरखपुरी का मुख्तसर तारुफ आप चूँकि वो आपको शुरू में आपको बताया जा चुका है, बार बार इससे पिछले कई गज़लियात की तशरीह हम कर चुके हैं, जिसमें हम बार बार कहते रहते हैं कि आपके 2-3 उन्वानात होंगे, जिसमें से पहला उन्वान ये होगा हवाला शायर, यानी शेर जो आएंगे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किसका शेर है, किसकी गज़ल से लिया गया है। तो उसमें आप लिखेंगे ये शेर अगर इससे आता है कि फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल से लिया गया है, जो 20वीं सदी के बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी गज़लों में इंसानी जज्बात और हिस्सियात की अक्कासी बड़े दिलकश अंदाज में की गई है। बहुत आलिम, बहुत काबिल आदमी थे और उन्होंने गज़ल की क्लासिकी रिवायात को अच्छी तरह समझा हुआ भी था और अपनी गज़लों में उन्होंने उसको समोया भी है। तो हम कहने को कह सकते हैं कि अमीर जैसा सोज़ो गुदाज, गालिब जैसी जिद्दत, मोमिन जैसी नाजुक ख्याली और हसरत और जिगर जैसा तगद्दुर उनकी शायरी में मिलता है। इंसानी जज्बात की बारीकियाँ और नफ्सियाती बारीकियाँ, उस पर उनका अंदाज़ बड़ा दिल नशी है। ज़बान अमूमन सादा और ख़ूबसूरत है। ये 2-3 जुमले आपको लिखने हैं, मैंने ज़रा चंद ज़्यादा बताए हैं जो आपको तारुफ में लिखने हैं। 20वीं सदी के बड़े गज़ल गो शुअरा में उनका शुमार होता है। तो मतला बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वही तरीक़ा नसर बनाना, आखिर में फ़ेल को ले जाना, आसान करना, इसमें फ़ेल आखिर ही में है। उन कदमों की आहट बहुत पहले से जान लेते हैं, बोलते तो ऐसे बोलते हैं ना, ए ज़िंदगी हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। शायर ने अपने महबूब को, उसके कदमों को ज़िंदगी कहा है, क्योंकि आशिक हजरात के लिए महबूब को सरमाया होता है, वही सब कुछ होता है। तो महबूब का उसके पास आना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो शायर कह रहा है कि गोया मेरे मुर्दा वजूद में एक ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है, तो तेरा आना मेरे लिए ज़िंदगी है। मैं तो इसी को ज़िंदगी समझता हूँ और तेरे कदमों की चाप, तेरी आहट का मैं इतना आदी हो चुका हूँ, मैं इतना पहचानता हूँ कि दूर से ही मैं पहचान जाता हूँ कि आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा महबूब मुझसे मिलने आ रहा है। क्योंकि आम तौर पे उर्दू शायरी का महबूब मिलने जाता नहीं है। न जाने कैसे शायर ने मिन्नतें करके मनाया होगा। तो शायर कह रहे हैं मेरे लिए यही ज़िंदगी है, यही खुशी है, इसलिए तेरे आने का हमें दूर से पता लग जाता है। तो बुनियादी ख्याल वो आप ज़रूर लिखा करेंगे कि शायर अपने महबूब के कदमों ही को अपनी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता है। अगला शेर, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। इसको नस्र बनाए, जब अपनी तबीयत सुनसान रातों में घबराती है, ऐसे में हम तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। आशिक के लिए महबूब का वजूद ही सब कुछ होता है। ना सिर्फ ये कि ख़ुद महबूब, बल्कि उसकी यादें, उसकी बातें, वो भी उसको उतनी ही अजीज़ होती हैं। वो कहता है जब भी कोई उदासी का मौसम छाया हुआ होता है, रातें सुनसान होती हैं, बेकैफ़ होती हैं, कोई मज़ा नहीं होता, बेजारी वाली होती हैं, तो ऐसे में हम अपने आप को खुश करने के लिए तेरी यादों में पनाह ले लेते हैं, तुझे याद करने लग जाते हैं और उन यादों से हमें बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम मिलता है। तेरी यादें हमारे लिए सुकून का बाइस हैं, उससे हमारी रातें गुजर जाती हैं। अगला शेर है, हम आहंगी में भी एक चाशनी है इख्तिलाफ़ों की, मेरी बातें बउन्वाने दिगर वो मान लेते हैं। अगर इसको हम नस्र बनाए, हम आहंगी में भी इख्तिलाफ़ों की एक चाशनी है, मेरी बातें बउन्वाने दिगर वो मान लेते हैं, दूसरा ऐसे ही रहेगा। हम आहंगी, एक मिजाज, एक जहन का होना, अंग्रेज़ी में जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। चाशनी है, मिठास है, इख्तलाफ, बात से इख्तलाफ करना, फ़र्क करना। कहना हमारे दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा हमारा मिजाज एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर
कभी कभी इख्तलाफ की मिठास शामिल हो जाती है। आप गौर कीजिए, शायर ने इख्तलाफ को मिठास कहा है, बुरा नहीं कहा है। यानी कभी कभी हम उनकी बात से, जब वो हमारी बात से इख्तलाफ कर लेते हैं, लेकिन इससे बात ख़राब नहीं होती, बात और मीठी हो जाती है। जैसे कहते हैं कि बग़ैर नमक के कलाम, बग़ैर नमक के आटा बेकार होता है। अरबी में मिसाल है कि मिज़ाह की हैसियत कलाम में ऐसी है कि जैसे आटे में नमक की होती है। तो शायर भी यही कह रहा है कि वैसे तो अंडरस्टैंडिंग है, वैसे तो मिजाज एक जैसा है, बातों में वो है, लेकिन कभी कभी अगर इख्तलाफी बातें भी जाती हैं तो हमें तो वो भी कबूल है, हम तो उसको भी चाशनी समझ लेते हैं, क्योंकि बिल आखिर वो इख्तलाफ करते हैं लेकिन बाउनवाने दिगर, किसी और लिहाज से, किसी और तरीके से वो मेरी बातें मान भी जाते हैं। तो मेरे लिए वो इख्तलाफ अब कोई इख्तलाफ रहता नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती, मेरे लिए वो एक मिठास और चाशनी से कम नहीं है। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर के लिए महबूब का इख्तलाफ भी दिलनशी है, या खूबसूरत है, या हसीन है। इस किस्म का जुमला आप लिख सकते हैं। शायर के महबूब के इख्तलाफ से भी खुश है, यूँ कर सकते हैं। रफ़ीक़ ज़िंदगी थी अब अनीस वक्त आखिर है, अनीस वक्त आखिर है, तेरा ए मौत हम ये दूसरा एहसान लेते हैं। पहले रफ़ीक़ ज़िंदगी थी अब अनीस वक्त आखिर है, माफ़ कीजिए, रफ़ीक़ ज़िंदगी थी अब अनीस वक्त आखिर है, ए मौत हम ये तेरा दूसरा एहसान लेते हैं। इसका मतलब शायर मुखातिब है मौत से। ये बार बार बात हो चुकी है कि शेर बेशक दो मिसरों का होता है और अमूमन पहले मिसरे से शुरू की जाती है, लेकिन ये लाजिम नहीं है, कभी कभी दूसरे मिसरे से भी तशरीह शुरू की जा सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आपसे पूरे शेर की तशरीह मांग रहे हैं। पहले दूसरे की तरतीब उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कहें कि नहीं जी पहले की करें। तो ये शायर मुखातिब है मौत से, तो मौत को मुखातिब कर रहा है कि पहले तू रफ़ीक़ ज़िंदगी थी, रफ़ीक साथी दोस्त, हमारी ज़िंदगी का साथी थी, अब अनीस वक्त आखिर है, आखिरी वक्त का अनीस, अनीस का मतलब भी साथी और दोस्त है। पहले तो ज़िंदगी की साथी थी, अब मौत की साथी है, अब आखिरी के वक्त की साथी है। ऐ मौत तेरा दूसरा एहसान है हम पर। दूसरा कैसे? पहला कौन सा है? तो पहले तो पहला पता हो कि पहला तो ये है कि कौल है कि जब तक इंसान की मौत ना आए तो मौत खुद उसकी हिफाजत करती है, यानी मौत इंसान के साथ साथ रहती है और वक्त से पहले आती नहीं है, यानी मौत खुद बचा रही होती है। एक लिहाज से कोई ज़ख्म मिलता है, कोई परेशानी तकलीफ़ आती है, इंसान समझता मर जाएगा, लेकिन नहीं, अभी वक्त नहीं आया, तो मौत एक लिहाज से उस बंदे को खुद बचा रही होती है। शायर कह रहा है एक एहसान तो वो है कि मौत से पहले तूने मौत नहीं आने दी, इन मुसीबतें परेशानियाँ आती नहीं, लेकिन मौत से पहले तूने हमारी ज़िंदगी की हिफाजत की। कहना मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज है, ठीक है, वो हिफाजत ये बता दी। अब वक्त आखिर की भी तू अनीस है, यानी साथी है, रफ़ीक है। कैसे? अब तू हमारी अगली मंजिल के लिए भी हमारे लिए सहारा बनेगी, तो तेरे लिए तेरा हम पर ये दूसरा एहसान है। पहला हमारे ज़िंदगी को बचाने का, दूसरा इस मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाने का। तो तेरे हम पर दो एहसान हो गए, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं। मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर मौत का एहसानमंद है, यूँ कर सकते हैं आप आसानी से। शायर मौत का शुक्रिया अदा कर रहा है, यूँ कर दीजिए। मौत ज़िंदगी की मुहाफिज है, इसलिए शायर मौत का शुक्रिया अदा कर रहा है, इस तरह कर दीजिए। आखिरी शेर ज़माना वारदात क़ल्ब सुनने को तरसता है, इसी से तो सराखों पर मेरा दीवान लेते हैं। इसको हम सीधा करें, पहला तो सीधा ये ज़माना वारदात क़ल्ब सुनने को तरसता है, उस इसी को अगले को भी इसी से तो मेरा दीवान सर आँखों पर लेते हैं। दीवान कहते हैं शायरी की किताब को, और ऐसी किताब को जिसमें गज़लें उनकी रदीफ़ हुरूफ़ तहजी के मुताबिक हों, यानी अलिफ़ जो गज़ल जिसकी रदीफ़ अलिफ़ पर ख़त्म होती हो वो गज़लें शुरू में होंगी और ये वाली गज़लें आखिर में होंगी। पहले ये रिवाज था, अब ये तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। अब शायरी का मजमुआ होता है, दीवान नहीं। गालिब के दीवान का पहला शेर नक्श फरियादी है, किसकी शौक़ी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का में अलिफ़ आखिर में है तो ये अलिफ़ वाली गज़ल कहलाएगी, अलिफ़ की रदीफ़ वाली गज़ल कहलाएगी, तो ये आपको शुरू में मिलेगी। और कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये पर ख़त्म हो रही है गज़ल, तो वो बिल्कुल आखिर में मिलेगी। उस पहले आसानी होती थी, अब पता नहीं क्यों ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मजमुआ होता है, उसमें चाहे कोई सी भी गज़ल पहले हो कोई सी बाद में हो। तो शायर कह रहा मेरा दीवान, मेरी शायरी की किताबों को लोग सर आँखों पर लेते हैं, यानी बड़ी कदर करते हैं। क्यों? कि ज़माना जो है, लोग जो हैं वारदात क़ल्ब, सीधा करें कल्ब की वारदात जो दिल पे बीती है वो,
वो सुनने को तरसता है। यानी लोग सच्ची बातों में दिलचस्पी लेते हैं, दिली जज्बात लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होते हैं, इसीलिए तो लोग मेरी शायरी को सर आंखों पर बिठाते हैं। गोया शायर इसमें दावा कर रहा है कि जो कुछ मैं शायरी करता हूँ वो सिर्फ शायरी नहीं है, वो मेरे दिल की दास्तान है, और वो भी सच्ची दास्तान है। जो कुछ है मैंने खुलूस से बयान कर दिया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी, इसीलिए लोग कदर भी करते हैं, इसलिए मेरी शायरी की वाह वाह होती है और मेरी शायरी को लोग सर आंखों पर बिठाते हैं, यानी उसकी बड़ी अहमियत को जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तो इसमें बुनियादी ख्याल ये हो सकता है कि शायर अपनी शायरी की कदर व मंजिलत को बता रहा है, या शायर की शायरी लोगों में बड़ी मकबूल है, यूँ कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम और तलबा तालिबात, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल तशरीह के लिए पेश की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।